सेट के फॉर्म निःशुल्क भरे जाएंगे? अच्छा, बजट में ये कहा है कि इन फ्यूचर जो भी वैकेंसीज आएगी उनके फॉर्म क्या होंगे? निःशुल्क होंगे। ठीक है। हाँ। 30,000 मंथली? 100 छात्रों 20,000 मंथली? और हद। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि अब देखो आप जितने जिनकी जो ना ये झगड़े वगड़े करें वो सारे फीस दो नीचे। अब सांस क्यों आ गया? मैं ये कर, इन्होंने ये कहा कि अब जो भी पीएचडी करेंगे उनको सरकार कितने देगी? 30,000 देगी। हाँ 20 देगी, चलो 20 मान लो, 20 मान लो। अजी एक बार, चलो आपकी सारी छोड़ दो, 25 मान लो एक बार। मुद्दे पे आता हूं मैं, मुद्दे के ऊपर। इन फ्यूचर आप सब चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो तो आप सब क्या करोगे? पीएचडी करोगे। चूंकि आप सब पीएचडी करोगे तो सरकार आपको 3 सालों में लाखों रुपए का भुगतान करेगी। तो इतना तो आपका नैतिक दायित्व तो बनता है कि मेरी जो फीस है उसका तो आप नीचे भुगतान कर दो, जो इस कोचिंग वालों की है वो रोज ही कहते हैं, तो उसमें से कुछ तो हिस्सा दो इनको आप। ये रोज ही कहते हैं कि आपके ना वो पूरे नहीं हो रहे पैसे, मुझे यार दे, तो वो जानो तुम जानो, मुझे क्या पता। और अपने, चलो हो गया चर्चा, ये तो बजट की कल और चीर फाड़ करें। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, कल अवकाश रहेगा है? संडे को? नहीं नहीं, वो कल मुझे ना मेरे पिताजी को लेकर भीलवाड़ा जाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, संडे को आएंगे ना। संडे को क्लास है, क्या हुआ? नहीं कल, हाँ कल, कल आप हो सकता खुशियां मनाओ इसलिए कल भी इच्छा नहीं हो। ये तो भारी घोषणा आ जाए अखबार में, वो हेडलाइन में आ जाए कोई चीज, तो कल अवकाश रहेगा ना। एक अवकाश और रहेगा 15 तारीख को। 14 को नहीं, 14 को सुबह क्लास लगा के फिर आपको फ्री कर देंगे, फिर आप मस्ती करना पूरे दिन। ठीक है, प्रेम चतुर्दशी मनाना आप। सर है। हाँ भाई, ये तो अब देखो, आप देखो मनाने कौन नहीं देंगे? वे जो एसफल हो जाएंगे वो मनाने नहीं देंगे, वो नए खाएंगे और नए ही खाने देंगे। कोशिश तो करेंगे वो। नैतिकता के जो पहरूपिये होंगे, जिन्होंने समाज की ठेकेदारी ले रखी है, वो कुछ तो करेंगे। अब है ना, मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रहा था कि कई बार है ना मेरे सामने भी ऐसे मुद्दे आते हैं कि आप है ना ये प्रेम चतुर्दशी, ये पता नहीं क्लास में क्या क्या कह देते हो, इससे ना बच्चे बिगड़ते हैं। ठीक है, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जिस उम्र के बच्चे हैं ना, तो अब इस उम्र में उन्हें सुधार है नहीं हो सकता। और ये अब इनके बिगड़ने की उम्र भी नहीं है। अब ये जैसे है ना ये वैसे ही रहेंगे इस लेवल तक आते आते। तो ना फिर कहते हैं वो एक गुरु जी है ना, वो ना लड़के लड़कियों का ना ऐसे, वो लड़कियों का तो तू वहां बैठ, लड़कियों का तू उस कोने में बैठ, और वो ना यहाँ यहाँ क्या नहीं लाने देते, गर्दन नहीं लाने देते। तो फिर उससे ना ज्ञान पे क्या फर्क पड़ता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। उससे उससे ना ज्ञान वृद्धि होती है, ये भी रिसर्च करने वाला एक वो टॉपिक है, बिहेवियरल टॉपिक है, इस पर रिसर्च की जाए, इससे पूरे ज्ञान पे क्या प्रभाव पड़ता है। कभी बर्ट्रैंड रसेल की चर्चा करेंगे। बर्ट्रैंड रसेल बहुत बड़ा फिलोसोफर था। वो क्या कहा करता था एजुकेशन के बारे में, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, ये चीजें ना शाश्वत है, इन चीजों को आप दबा नहीं सकते, स्वाभाविक चीजें होती है। आप ये कह के, अगर आप कट्टर है ना तो आपको चीजों का पता नहीं चलेगा, बाकी चीजें तो ये सारी स्वाभाविक प्रवृत्तियां, हिंसा प्रेम ये सब स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, ये तो होगा। बस ये कईयों का दायरा छोटा होता है, कईयों का बड़ा होता है। अब मुझसे भी पूछते हैं
कि आपने कभी प्रेम किया है क्या? सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ठोक देते हैं उससे। तो मैं भी कहता हूँ हाँ बिल्कुल किया है, बिल्कुल 100% किया है, 100%। जब मैं छोटा था तो मैं मेरी माँ से प्रेम किया करता था। जब मैंने समझ पकड़ी तो मैंने मेरे पिता से प्रेम किया। और बड़ा हुआ तो मैंने मेरे भाई बहनों से प्रेम किया। जब और बड़ा हुआ तो मेरे दोस्तों से प्रेम किया। और बड़ा हुआ तो फिर मेरी पत्नी से, मेरे बच्चों से प्रेम किया। अब मेरे छात्रों अब ये डायरेक्ट बोल रहा हूँ, डायरेक्ट ही बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या होगा? आप क्या करते हैं कि इस प्रेम शब्द को इतना कलुषित, कलंकित और संक्षिप्त कर दिया आपने कि ये ना बस दो ही जगह, एक दो जगह जाता है, उससे ज्यादा दौड़ता नहीं है ये। कि नहीं, प्रेम का असली गीतार्थ और चरितार्थ तो वही होता है। वो चलिए छोड़ते हैं इन मुद्दों को। आज हम लोक की चर्चा करेंगे। उससे पहले होप से पूछ लो, आपको कुछ पूछना है तो। हाँ, और सिंपल सी थ्योरी है, मुझे पता था ये आपको ये समझ नहीं आएगा। वो कहता है कि मुझे मारो पीटो, मुझे कोई खतरा नहीं है, मैं विरोध नहीं करूंगा, बशर्ते कि मैं लेवियाथन का कहना नहीं मानूं। भी लेवियाथन ने ये कह रखा है भी कोई भी आदमी दूसरे आदमी का जीवन है नहीं छीनेगा। तो लेवियाथन मुझे मारने के लिए आया। मैंने पूछा लेवियाथन तू मुझे क्यों मार रहा है? तो लेवियाथन बोला मैं तुझे इसलिए मार रहा हूं कि तूने दूसरे आदमी को मारा है। तब मैं कहूंगा तू बिल्कुल मुझे मार सकता है। लेकिन लेवियाथन तब आ जाए मारने के लिए, मैंने पूछा हाँ भाई कैसे है वो, तुझे मारूंगा क्यों जबकि मैंने किसी को मारा ही नहीं है, तब मुझे लेवियाथन क्यों मारेगा? ऐसे में अगर लेवियाथन मेरी बिना गलती के मुझे मारने के आ गया तो मैं उसकी बात स्वीकार है नहीं करूंगा और उसके खिलाफ विद्रोह कर दूंगा। तो ये था मुद्दा। किस संदर्भ में आया ये? थोड़ा सा आगे पीछे की कुछ कहानी है या सीधा ही लिख दिया इसको? तो एक ही करता है नागरिक जीवन रक्षा। ये शायद अवैध को वैध लिखना पड़ेगा इसको, उसे वैध माना जाएगा, शक्ति द्वारा रोका जाएगा, शक्ति तो देनी पड़ेगी ना इसको। हाँ, इसको वैध माना जाएगा, वैध यानी सही माना जाएगा, ऐसा समझौता। इसलिए लेवियाथन को शक्ति सौंपी गई है। ठीक है, और आप वो है उससे कोई चीज मुद्दा कोई समझ नहीं आया हो तो करें, शुरुआत करें फिर आज जोन लोग ही करते हैं। एक आप आने जाने में तो ठीक है, 7:30 लेट से ही बजते हैं। अब बहन तेरी दिक्कत होती है ना, दूर से तू आती है क्या? वो आई नहीं क्या आज? हाँ, वो कह रही थी मैं दूर से आती हूँ। बाकी तो एक वो भाई जी आते हैं दूर से, वो कहाँ पब्लिक गार्ड वाले, वो दूर से आते हैं, और तो कौन आता है? तो लगे वो 7:30 बजे का सोच के आया करो। हॉस्टल में क्या 8 बजे मैच बंद हो जाता है? 8 बजे शुरू होता है मैच से हैं? ओ चक्कर है क्या? तेरे वो तो बाबू की गड़बड़ है तो। हाँ तो बाबू की गड़बड़ है यार, तो बाबू ने थोड़ा खींच के रखे करो थोड़ा सा। और यहाँ ना ग्रेजुएशन में तो बाबू फिर भी दादागिरी, तो ग्रेजुएशन में नहीं करते बाबू दादागिरी, हॉस्टल में तो नहीं करते बाबू। हाँ, नहीं एक बाबू बहुत दादागिरी करता रहता, ये जो आजकल इसमें है ना ये भौरा। हाँ भौरा साहब, ये तो बहुत बड़ा दादा है ये तो अपने आप में। हाँ ये तो तोप है। डाइट लगा देता। नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे जॉन लॉक की। जॉन लॉक ब्रिटेन में पैदा हुआ और पैदा हुआ 1632 और डेथ हुई 1704। जॉन लॉक इस मुद्दे में भाग्यशाली था
कि उसके ना ज्ञान का क्षेत्र थोड़ा सा व्यापक था। इस व्यापकता को उसको फायदा ये मिला कि वो डॉक्टरी भी जानता था। तो एक बार कोई एक बड़ा लॉर्ड था, वो बीमार हुआ, तो जॉन लॉक ने उसका इलाज किया। तो उसने फिर जॉन लॉक को अपने साथ रख लिया। तो वो न केवल डॉक्टरी के बारे में जानता था, बल्कि राजनीतिक विषयों के ऊपर भी बहुत अच्छी पकड़ थी। उसको अपना सेक्रेटरी बना लिया। वो था सेफ्सबरी। फिर एक लॉर्ड एस्ले और था, उसके बाद उसके पास चला गया। लॉर्ड एस्ले तात्कालिक ब्रिटिश राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम था, और प्यूरिटन्स ने मिलके और एक दल का गठन किया था, विग। विग वो थे जो क्या पहनते थे, विग्स पहनते थे, वो विग थे। ये विग लोकतंत्र का समर्थन किया करते थे। ये विग संसदीय शक्तियों का समर्थन किया करते थे, और राजा की शक्तियों को कम करना चाहते थे। वो विग्स थे जो मानवता और व्यक्तिवाद के समर्थक थे, और पूंजी के अधिकार का समर्थन किया करते थे। तो इन विग्स का नेता था वो लॉर्ड एस्ले। लॉर्ड एस्ले जब तक ठीक स्थिति में रहा, जॉन लॉक के दिन भी अच्छे चलते रहे। लेकिन बाद में जब एस्ले कुछ ज्यादा उछलने लगा, तो वो फिर जेम्स द्वितीय की नजर में आ गया। जेम्स द्वितीय तो तात्कालिक वहां का राजा था। जब उसकी नजर में आ गया तो उसको नुकसान हुआ, और ऐसे ही नुकसान में फिर एक दिन लॉर्ड एस्ले की वजह से अपनी जान बचाकर उसके सहयोगी किसको भागना पड़ा, जॉन लॉक को भी। और लॉक नीदरलैंड भाग गया। उस टाइम उसको हॉलैंड कहा करते थे। नीदरलैंड उस समय उन लोगों का शरण स्थली बना हुआ था जो ब्रिटिश राजा के डर से उसके खिलाफ जब बोलते थे, तो ब्रिटिश राजा जब कार्रवाई करता था तो लोग कहाँ भाग जाते थे, नीदरलैंड भाग जाते थे। तो जॉन लॉक भी वहां भाग गया। वहां विचार अभिव्यक्ति की इन सब चीजों की छूट थी, वहां खुला समाज था वो थोड़ा सा। और वहीं लॉक की किस्मत ने काम किया कि वो एक पुरुष के संपर्क में आया, और वो था विलियम ऑफ ऑरेंज। विलियम ऑफ ऑरेंज की शादी हो रखी थी, वो तत्कालिक ब्रिटिश राजा की बेटी मेरी से हो रखी थी। तो बन के बटा वो देखड़ा सा लागो, कठेगा वो के थे देखड़ा सा लागो, कि मैं तो ब्रिटेन में बैठा हूँ, कि किंग है, कि जेम्स जी गए। तो वो था, ठीक है। तो वो कि मैं भी वहीं का हूँ, पर मेरे को जेम्स जी है ना वो पसंद नहीं करते, तो मैं भी भाग आया। तो कुल मिला के वो दोनों परिचय हो गए। बाद में जब 1688 की क्रांति हुई, तो जॉन लॉक उन्हीं के साथ उसी जहाज में लौटा जिसमें विलियम ऑफ ऑरेंज और कौन आ रहे थे, मेरी आ रहे थे। और यही फिर विलियम ऑफ ऑरेंज और मेरी ब्रिटेन के राजा बने, जब मेरी के पिता और विलियम ऑफ ऑरेंज के ससुर ने राजगद्दी छोड़ दी थी। उसके बाद फिर दिन फिर गए किसके, जॉन लॉक के। लेकिन दिन तो फिर, लेकिन जॉन लॉक तब तक बूढ़ा हो चुका था उम्र के। फिर भी उसने उपनिवेशों के ऊपर काम करने वाला एक उनका विभाग था, उसमें एक बड़े पद के ऊपर इसने काम किया, और 1704 में इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो कुल मिला के ये ब्रिटिश राजनीति में न केवल सैद्धांतिक रूप से भागीदारी की है, बल्कि इसने व्यवहारिक भागीदारी भी की है। इसने न केवल पुस्तकें लिखी है, बल्कि उसने व्यवहार में कैसे डाला जाए चीजों को, ये भी किया है। कहते हैं खुद बहुत बड़ा विग था, हालांकि इसके ऊपर विवाद चलते रहते हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे विग क्या थे, ये सारी चीजें क्या थी। तो इन सब चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले गौरवपूर्ण क्रांति को समझना होगा। क्योंकि इससे पहले जब हम होप्स को समझ रहे थे, हम किसको समझा था, तब हमने वहां की प्यूरिटिस क्रांति को समझा था। अब हम गौरवपूर्ण क्रांति को समझेंगे। जब गौरवपूर्ण क्रांति को समझेंगे ना, तब हमें तात्कालिक ब्रिटेन समझ में आएगा। तब हमें समझ में आएगा कि लोक ऐसा क्यों था, लोक के विचार ऐसे क्यों है। तो ये सब चीजें हम समझेंगे। क्योंकि कोई भी जो विचारक होता है वो तात्कालिक ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक संदर्भ और वातावरण से अलग है नहीं होता। कल हम यही पढ़ रहे थे इकोलॉजिकल अप्रोच में, कि कोई भी प्रशासक है वो अपने सामाजिक आर्थिक वातावरण से अलग है नहीं होता। तो आज हम इसको भी इसी संदर्भ में देखेंगे। तो हम देखेंगे कि जॉन लॉक गौरवपूर्ण क्रांति के समय था। तो इस मुद्दे को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, ये जो प्रवृत्तियां शुरू हुई थी, तीन मूल प्रवृत्तियां मान लेते हैं। एक प्रवृत्ति हुई पुनर्जागरण, दूसरा बड़ा काम हुआ धर्म सुधार, और दो तो ये बड़े काम हुए,
और तीसरा काम जो प्यूरिटन्स ने किया, चलो एक ये दो बड़े काम है, और तीसरा काम हुआ औद्योगिकरण। इन तीनों को एक साथ जोड़ लेते हैं। ये तीन बड़े काम हुए ब्रिटेन में। पुनर्जागरण का ब्रिटेन में प्रभाव पड़ा। पुनर्जागरण का बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि क्या आया, मानवतावाद आया। धर्म सुधार का ये प्रभाव पड़ा कि धर्मनिरपेक्षता आई। और रूढ़िवादिता से लोग मुक्त हो गए और लोग क्या बन गए, प्रोटेस्टेंट बन गए। ये जो प्रोटेस्टेंट बने ना, ये कैथोलिकों के बजाय बहुत ज्यादा एडवांस थे। कैथोलिक थे वो ये कहा करते थे कि जो पैसा है ना ये पाप की देन है। प्रोटेस्टेंट कहते थे कि आदमी के लिए जरूरी है, चर्च से पहले काम जरूरी है, और पैसा है ना ये सुख का प्रतीक है। तो ये जो प्रोटेस्टेंट थे ना, ये धार्मिक की बजाय ज्यादा किसकी ओर झुके हुए थे, ये भौतिकवाद की ओर ज्यादा झुके हुए थे, संपत्ति की ओर ज्यादा झुके हुए थे, और कर्मवाद की ओर ज्यादा झुके हुए थे। ये भाग्यवादी नहीं थे, बल्कि कौन थे, ये कर्मवादी थे जो प्रोटेस्टेंट थे। तो ब्रिटेन में भी भौतिकतावाद और कर्मवाद का आगाज हुआ, और ऊपर से क्या आ गया, औद्योगिकरण। अब औद्योगिकरण आता है ना तो कुछ नई चीजें पैदा होती है। सामंतवाद में और औद्योगिकवाद में फर्क होता है। सामंतवाद में जो चीजें मिलती है वो वंश और काय से मिलती है, परंपरा से मिलती है। इसमें योग्यता की आवश्यकता नहीं होगी। एक सामंत का बेटा ही आगे बन के क्या बनता है, सामंत बनता है। औद्योगिकरण में ऐसा नहीं होता। यहां वर्ग है ना, ये बंद वर्ग होते हैं। बंद वर्ग का तात्पर्य सामंत के घर सामंत ही पैदा होगा और किसान के घर किसान। एक किसान का बेटा कितना ही खेत में जबरदस्त मेहनत करता हो, वो कभी भी सामंत नहीं बन सकता। तो ये बंद समाज था ये प्रकार का, और ये वर्ग भी बंद थे। यहाँ सामंत किसान नहीं बनेगा और किसान है सामंत नहीं बढ़ेगा। औद्योगिकरण जब आता है तो वर्ग खुले हो जाते हैं। जिसमें योग्यता होगी वो उद्योग खोलेगा, उद्योग का संचालन करेगा और वो अमीर बन जाएगा। और एक उद्योगपति अगर गलत काम करेगा, माल बेच नहीं पाया, प्रतियोगिता में टिक नहीं पाया, तो क्या बन जाएगा, मजदूर बन जाएगा। यहां तक आते आते वर्ग क्या हो जाते हैं, खुले हो जाते हैं। तो व्यक्ति को बहुत सारी स्वतंत्रताएं पैदा हो जाती है, आगे बढ़ने की योग्यता को महत्व दिया जाने लगता है। तो यहां फिर महत्वपूर्ण चीज क्या हो जाती है, योग्यता। योग्यता महत्वपूर्ण हो जाती है तो हर एक व्यक्ति फिर अपनी मेहनत से क्या कमा सकता है, संपत्ति कमा सकता है। तो यहां इस काल तक आते आते संपत्ति का अधिकार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। देखिए मेन मुद्दा यह था कि जब होब्स था ना, तब बड़ा संकट क्या था। होब्स के समय बड़ा संकट ये था कि राजा इतना ज्यादा निरंकुश हो गया था कि वो अपने नागरिकों के जीवन को कुछ समझता ही नहीं था, और उसी ने यहां तक कि 40% तो अपने ही नागरिकों को मारना शुरू कर दिया था। तो उस समय जीवन महत्वपूर्ण था। अब जीवन में थोड़ी सी स्थिरता आ गई थी, क्योंकि वहां के राजाओं ने देख लिया था कि चार्ल्स प्रथम का हुआ क्या था, उसको 1688 में फांसी दी गई थी। तो 1648-49 में, माफी चाहूंगा, प्यूरिटन क्रांति में फांसी दे दी गई थी। तो आगामी जो राजा हुए ना, उन्होंने अपनी प्रजा को मारना बंद कर दिया था। निरंकुशता पे थोड़ा सा प्रतिबंध लगा दिया था, वो जीवन नहीं छीनते थे, लेकिन उसके बावजूद वो क्या छीन सकते थे, उनकी संपत्ति। तो अब ये अधिकार महत्वपूर्ण हो गए थे। तो अब इस सब का प्रभाव ब्रिटेन में भी पड़ रहा था। इस धर्म सुधार का प्रभाव, औद्योगिकरण का प्रभाव, संपत्ति का, इन सब का प्रभाव पड़ रहा था। तो यहाँ के जो लोग ये चाह रहे थे कि राजा के अधिकार क्या किए जाएं, अधिकार सीमित किए जाएं। राजा के अधिकार जैसे सीमित हो गए, क्या फैलेगी, स्वतंत्रता आएगी। स्वतंत्रता आएगी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने की, अपने किसी भी धर्म को मानने की, और कितनी भी संपत्ति को कमाने की स्वतंत्रता आएगी। तो ये राजा को अधिकार को सीमित करना चाहते थे। अब राजा के अधिकार सीमित कैसे होते हैं, तभी होंगे जब राजा के हाथ से कौन से शक्ति छीन ली जाए, कानून बनाने की शक्ति छीन ली जाए। तो फिर कानून कौन बनाए, तो कानून बनाए जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जो कहां बैठेंगे, जो विधायिका में बैठेंगे, या जो कहां बैठेंगे, संसद में बैठेंगे। तो ये विवाद शुरू हो गया। राजा बोला कानून तो मैं बनाऊंगा, इतने सालों से बना रहा हूं। लोग बोले कि तेरा काम कानूनों को लागू करना है, कानून तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि और हमारी संसद बनाएगी। इन मुद्दों को लेकर संघर्ष चल रहा था ब्रिटेन के समाज में। इस संघर्ष का जो पहला आगाज हुआ उसको कहते हैं कि ब्रिटिश समाज दो भागों में बंट गया।
एक तो कैवेलियर्स और दूसरे थे राउंड हेड्स। राउंड हेड से घुटन्ने सिर वाले, जो अपने सिर को घुटा के रखते थे, रोड मोड रखते थे, रोडिये। दूसरी तरफ कौन थे? कैवेलरिस। कैवेलरिस तो होते हैं जो घोड़े वाली सेना होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कैवेलरिस बोलते हैं, घुड़सवार सेना को। तो ये राजा का समर्थन किया करते थे और राउंड हेड्स पार्लियामेंट का समर्थन किया करते थे। अब ये राजतंत्र समर्थक और ये संसद समर्थक, इन दोनों के मध्य जो पहला झगड़ा हुआ उसको हम कौन सी क्रांति बोलते हैं? प्यूरिटन क्रांति बोलते हैं। ये दो गुट थे जो अलग अलग मुद्दों के ऊपर झगड़ रहे थे, ये प्यूरिटन क्रांति हुई थी। अब बताओ इसमें जीता कौन था? कैवेलरिस जीत गए थे या राउंड हेड्स जीत गए थे? राउंड हेड्स जीते थे। इनका नेता क्रोमवेल था और तत्कालिक राजा चार्ल्स प्रथम को मार दिया गया था और 10 साल तक वहां गणतंत्र रहा था, रिपब्लिक रहा था वहां। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक बार तो वहां गणतंत्र आ गया, जनता ने सांस ली, लेकिन 10 साल बाद जैसे ही डेथ हुई क्रोमवेल की, वापिस वहां क्या आ गया? राजतंत्र आ गया। राजतंत्र आ गया, फिर राजा वैसे ही करने लगा, तो सोचा अब राजा का फिर इलाज करते हैं। तो इस बार इनके रूप बदल गए। जो कैवेलियर्स थे उन्होंने अपना कौन सा गुट बना लिया? टोरी के नाम से जाने लगे। और जो राउंड हेड्स थे वो क्या पहनने लगे? क्योंकि रोडिये मार्डी है तो क्या पहनने लगे? ये विग पहनने लगे। तो ये विग हो गए। विग वो हैं जो लोकतंत्र का, जनतंत्र का, जन अधिकारों का, संसद का और प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं और स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। टोरी वो हैं जो रूढ़िवादी हैं, जो कंजर्वेटिव हैं, जो धर्म का समर्थन करते हैं, राजतंत्र का समर्थन करते हैं, सामंतों का समर्थन करते हैं, वो टोरी हैं। तो इन दोनों के मध्य जो अगला झगड़ा हुआ उसको हम कौन सी क्रांति बोलते हैं? गौरवपूर्ण क्रांति बोलते हैं। तो अगला झगड़ा जो टोरी और विग के बीच हुआ वो ये था, गौरवपूर्ण क्रांति। अब ये क्रांति हुई 1688 में। इनकी संख्या बढ़ चुकी थी तो इन्होंने क्या किया? इन टोरियों को घेर लिया और ये राजा के यहां तक पहुंच गए। राजा को ये कहा कि 2 ऑप्शन आपके पास, एक ऑप्शन है जैसा कि हमने चार्ल्स प्रथम के साथ किया वैसा ही हम आपके साथ करेंगे। उसमें वहां का राजा था जेम्स द्वितीय, जिसका नाम हमें याद है नहीं करना क्योंकि इतिहास तो अपन पढ़ नहीं रहे। एक तो वह है कि हम चार्ल्स प्रथम की तरह फांसी चढ़ा दें। दूसरा आपके पास है कि आप हारे हुए हो क्योंकि हम आपके महल तक पहुंच गए, ये विग बोले, तो अब आप चुपचाप देश को छोड़कर चले जाओ। तो जेम्स सेकंड ने कहा कि मैं चुपचाप देश को छोड़कर चला जाऊंगा और वो फ्रांस भाग गया। और फिर यहाँ जैसे सत्ता खाली हुई तो यहाँ इसके दामाद और इसकी बेटी को बुलाया गया, विलियम ऑफ ऑरेंज और मेरी को। अब वो आके गद्दी पे बैठ गए 1688 में। फिर 1689 में इन विग्स ने जाके, जो कि संसद के अंदर बैठते थे, ये समूह गया उनके पास, विग्स का समूह, इस दल के गुट का जो नेता वो गए, वो जाके बोले कि विलियम जी और मेरी जी तुम दोनों इस पे क्या करो, साइन करो। वो क्या है कि ये है बिल ऑफ राइट्स है ये, जिसके लिए हमने कौन सी क्रांति की थी? गौरवपूर्ण क्रांति। तो उस बिल ऑफ राइट्स के ऊपर हस्ताक्षर किए गए। इसमें जनता के लिए काय का व्यवस्था थी? अधिकारों की। अब जब जनता के जब अधिकार आ जाते हैं तो उन अधिकारों में राजा हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो राजा के अधिकार क्या हो जाते हैं? सीमित हो जाते हैं। तो इससे फिर इस संसार में कौन सा राजतंत्र आया? पहली बार संवैधानिक राजतंत्र आया। संवैधानिक राजतंत्र कौन सा होता है? जहां राजा के हाथ बांध दिए गए, काय के द्वारा? बिल ऑफ राइट्स के द्वारा। इस राजतंत्र को हम एक और राजतंत्र बोलते हैं। कौन सा राजतंत्र? सीमित राजतंत्र। और इसी से कहते हैं कि एक और प्रकार की सरकार आई जिसे हम कौन सी सरकार बोलते हैं? सीमित सरकार। हम कहते हैं कि इससे एक और प्रकार की संप्रभुता आई जिसे हम कौन सी संप्रभुता बोलते हैं? सीमित संप्रभुता। तो आप संवैधानिक राजतंत्र बोलो, सीमित राजतंत्र बोलो, सीमित सरकार बोलो, या आप सीमित संप्रभुता बोलो, ये कौन सी क्रांति से आई थी? गौरवपूर्ण क्रांति से आई थी। अब राजा के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि अधिकार किसको दे दिए गए हैं? जनता को अधिकार दे दिए गए। तो अब राजा जनता के अधिकारों में हस्तक्षेप है, तो राजा अपने आप ही क्या हो गया है? सीमित हो गया है। ये क्रांति थी। अब मुद्दा आया कि इस गौरवपूर्ण क्रांति को हम गौरवपूर्ण क्यों कहते हैं, या हम इसको रक्तहीन क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहा जाता है
क्योंकि इसके दौरान एक भी खून का कतरा राजमहल में नहीं बहा था। राजा ने बड़ी शांति से सत्ता छोड़ दी थी और ब्रिटेन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गए थे। जो पिछले 1000 साल से राजवंश राज कर रहे थे उनके पर काट दिए गए एक क्रांति के द्वारा, और राजतंत्र को क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया था, और संसद को अधिकार सौंप दिए गए थे और जनता शक्तिशाली हो गई थी, जन अधिकारों की व्यवस्था कर दी गई थी। तो हम इसको एक और कौन सी भी क्रांति भी बोलते हैं, गौरवपूर्ण क्रांति। कि देखिए आप बड़े परिवर्तन कर देते हैं और आप खून का कतरा तक नहीं बहाते, तो ये आपके लिए वास्तव में कौन सा क्षण होता है, गौरवपूर्ण क्षण होता है इतिहास में, कि आप बिना हिंसा के इतना बड़ा परिवर्तन कर दें। तो ये गौरवपूर्ण क्रांति थी 1688 की। और इस क्रांति में जो विघ थे, तो लोग खुद क्या था, एक बहुत बड़ा विघ था। ठीक है, अब हमने देखा, अब हमें जॉन लॉ के आसपास के मुद्दे समझ में आ गए कि वहां का समाज कैसा था। वो संपत्ति से प्रेम करने लगा था, वहां उद्योगवाद आ गया था, वहां पूंजीवाद का आगमन हो रहा था, ऐसी परिस्थितियां थी। वो जनता संपत्ति का अधिकार मांग रही थी, धीरे धीरे लोग जागरूक हो गए थे, राजा के अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। तो हम देखेंगे कि आगे के इसके विचार भी कैसे होंगे, वैसे ही होंगे। अब हम जॉन लॉक की बुक्स की चर्चा करते हैं जो इसने लिखी है। इसकी एक पुस्तक है लॉ ऑफ नेचर, चलो, एक है एलिमेंट्स ऑफ लॉ, वो तो होब्स की, इसकी लॉ ऑफ नेचर है। फिर इसकी है लेटर ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस को अपन क्या बोलते हैं, सहिष्णुता पर लेख है इसके। और ऐसे इसने कितने लेख लिखे हैं, अलग अलग समय में ऐसे इसने 3 लेख लिखे हैं, लेटर ऑफ टॉलरेंस। लेकिन इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है वो है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, 2 समझौते। कौन सी सरकार के ऊपर, सिविल गवर्नमेंट के ऊपर। इसका लंबा सा नाम है, वो भी याद रखना, कई बार वो पूछ लिया जाता है। ये कंसेंट है, लंबी चौड़ी सी एक सहमति है, ये टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। और ये पुस्तक आई थी 1690 में। अब पहले तो हम देखें कि इस पुस्तक में है क्या, फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले एक विचारक की चर्चा कर लेते हैं जिनका नाम है प्रोफेसर वाहन। यहीं से शुरू कर देते हैं। ये कहते हैं कि ये क्या है, 2 नाली बंदूक है। कि एक ऐसी बंदूक है जिसकी कितनी नालियां हैं, 2 नालियां। तो मुद्दा ये है कि ये दोनों नालियां किसकी तरफ है। तो प्रोफेसर वान कहता है कि इसकी एक नली है, वो है आपके पैट्रियार्का का जो लेखक है रॉबर्ट फिल्मर है, उसकी तरफ है, और दूसरी है होब्स की ओर। रॉबर्ट फिल्मर, इसकी पहला जो पार्ट है ये इसके पैट्रियार्का इसकी, और होब्स का लेवियाथन, इनकी खिलाफत की गई है इस पुस्तक में। पैट्रियार्का के साथ संकट क्या है, रॉबर्ट फिल्मर के साथ संकट क्या है। रॉबर्ट फिल्मर 2 चीजों की चर्चा करता है, इस पैट्रियार्का में समर्थन करता है। एक तो राजा की देवीय उत्पत्ति, और दूसरा है पितृसत्तात्मकता। होब्स जो चर्चा करता है वो निरंकुश राजतंत्र की करता है या निरंकुश संप्रभुता की करता है। तो अपनी पुस्तक के पहले भाग में वो देवीय उत्पत्ति का और पितृसत्तात्मकता का खंडन करता है। लोग कहता है कि राज्य देवताओं के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया है, बल्कि राज्य तो लोगों की आपसी सहमति से बनी हुई एक कृत्रिम संस्था है। बात कंप्लीट हो गई। दूसरा है पितृसत्तात्मकता। वो कहता है कि ये समाज शुरू से ही कैसे रहे हैं, पितृसत्तात्मकता रहे, और यही व्यवस्था सबसे अच्छी है। तो वो प्रथम नारीवादी है, शुरुआती नारीवादी, जो नारियों को भी क्या देता है, अधिकार देता है। वो कहते हैं नारियों को भी मौके मिलेंगे तो वो भी पुरुषों से कम है नहीं होती। तो ये कहते हैं कि आम तो आप देखते हो कि राजा ही है, यही
क्यों होते हैं, रानियां क्यों नहीं है वहां के किंग बनती? तो इसका मूल कारण वो किसको मानता है? पितृसत्तात्मकता को। कि जैसे परिवार में व्यवस्था होगी वैसे समाज में होगी, जैसे समाज में होगी या आसपास विभिन्न संघों में होगी, वैसी कहाँ होगी? राज्य के अंदर व्यवस्था होगी। तो एक परिवार को एक बाप संभालता है, तो ऐसे ही एक राज्य को कौन संभाल सकता है? एक पुरुष राजा ही संभाल सकता है, स्त्रियां संभाल नहीं सकती। तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मौका मिले तो स्त्रियां भी राज्य को संभाल सकती है। तो आरंभिक स्त्रीवादी है ये। तो ये पितृसत्तात्मकता का विरोध और राज्य की देवी उत्पत्ति दोनों का विरोध करता है, जो कहां वर्णित है? रॉबर्ट फिल्मर की पैट्रियार्का में वर्णित है। दूसरा आ गया है लेवियाथन, और उसमें वर्णित निरंकुश राजतंत्र। तो हमने कल भी पढ़ा था, जब लोग ये कहता है कि होब्स बड़ी अजीब से तर्क करता है, वो लोमड़ियों के खतरे से बचाने के लिए आदमी को किसके आगे फेंक देता है? शेर के आगे फेंक देता है। तो ये जो होब्स है लेवियथन वाला, लेकिन अपनी इस पुस्तक में वो ये नहीं कहता कि होब्स ने ये कहा था और मैं ये कह रहा हूं। यानी प्रत्यक्ष है, वो लिख लिख के ये नहीं बोलता कि मैं होब्स की इन बातों का क्या करता हूं? विरोध करता हूं। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो विरोध किसका कर रहा है? होब्स का ही कर रहा है। जब वो काय की विरोध करता है? निरंकुश राजतंत्र का। लेकिन वो कहता नहीं है कि मैंने होब्स का विरोध किया है। तो ये नहीं है कि वो पहले होब्स की बातें लिखता हो और फिर उनका क्या करता हो? बाद में विरोध करता हो। उसने अप्रत्यक्ष रूप से विरोध किसका किया है? होब्स का ही किया है। तो ये थी ये दोनाली बंदूक, इसमें इसने दोनों का विरोध किया है। अब इस ट्रू ट्रीटीज के लिए यह भी कहा जाता है कि ये जो पुस्तक है ना, इसके ऊपर दो तरीके से विवाद खड़ा किया जा सकता है। एक, क्या ये पुस्तक मौलिक है क्या? और दूसरा कि क्या ये गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थन में और विगों के समर्थन में लिखी गई थी क्या? इस मुद्दे को लेकर विवाद हो सकता है। पहले तो हमने देखा कि इसके दो चीजों का विरोध किया गया है, एक देवीय सत्ता का और दूसरा निरंकुश राजतंत्र का। अब इसके ऊपर दो विवाद और खड़े किए जा सकते हैं। एक विवाद तो खड़ा किया है, वो खड़ा किया है लियो स्ट्रॉस ने, और एक नवग्रामसीवादी है रॉबर्ट कॉक्स। नवग्रामसीवादी रॉबर्ट कॉक्स ये कहते हैं कि अगर आप टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट को पढ़ें तो इसमें आपको पता चलेगा कि जो ये लोक है ये और कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि ये परछन होब्सवादी है। बाकी चीजें तो ठीक है कि ये दृढ़ अहमवादी है। आप पहले पेज की लास्ट लाइन में देखेंगे कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अगर आपकी चीजें समझनी है तो मैं आपको शब्द समझा देता हूं कि ये कौन है। ये परछन होब्सवादी है, ये दृढ़ अहमवादी है। अहमवादी कौन होता है? जिसमें इगोइज्म, जहां व्यक्ति सिर्फ किसके बारे में सोचता है? अपने बारे में सोचता है, उसको क्या बोलते हैं? इगोइज्म। तो ये व्यक्तिवादी तो है जॉन लॉक, तो इसमें दृढ़ अहमवाद है। नैतिक सापेक्षवादी है ये। इसका तात्पर्य क्या होता है कि नैतिकता के नियम निश्चित नहीं होते, हर एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग नैतिकताएं बदलती रहती है, ठीक है। लेकिन ये परछन होब्सवादी है, इसका तात्पर्य क्या है? लियो स्ट्रॉस और रॉबर्ट कॉक्स कह रहे हैं कि जॉन लॉक ने ज्यादा कुछ नहीं किया। होब्स की जो बातें थी ना, वो मिर्ची टाइप थी। उसने उन बातों को काय में लपेट दिया है? चीनी में लपेट दिया है। तो बातें तो वो की वो है, लेकिन किया क्या है इसने? कुछ नहीं किया, इसने इसको चीनी में लपेटा है। चीनी में लपेटा है, इसका तात्पर्य है कि ये उसकी बातों के कैसे कथन है? मधुर कथन है। अब हम देखेंगे वास्तव में लोक ने वही काम किया है क्या जो इससे पहले कौन करके गया था? होब्स करके गया था। ऐसे ही कर रहा है। होब्स ने कहा सबसे पहले है कि मानव का स्वभाव। उसने कहा मानव का स्वभाव क्या होता है? बुरा होता है। ये कहते नहीं, बुरा नहीं होता। मानव का स्वभाव क्या होता है? अच्छा होता है। फिर दूसरी बार वो बोला कि उसके बाद प्राकृतिक अवस्था होती है जो बहुत ही बुरी होती है। वो कहते हैं बुरी नहीं होती, वो क्या होती है? अच्छी होती। तो प्राकृतिक अवस्था ही है। फिर उसने प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा की। वो बोला एक होता है, ये बोला कितने होते हैं? 3 होते हैं। फिर और आगे बढ़ा तो वो भी प्राकृतिक नियमों और कानूनों की चर्चा करता है। वो यही चर्चा करता है। वो भी क्या करवाता है? सामाजिक समझौता। बस इतना सा कि वो एक कराता है, ये 2 करा देता है। अंत में वो क्या करता है? सामाजिक समझौते के बाद एक कॉमनवेल्थ का निर्माण करता है जो निरंकुश है।
और ये क्या करता है, एक ऐसे ही एक कॉमनवेल्थ का नाम सिविल सोसाइटी रख देता है, राज्य का निर्माण ये भी करता है, लेकिन उस राज्य में निरंकुश राजतंत्र के बजाय क्या ले आता है, सीमित राजतंत्र ले आता है। सारी की सारे तर्क वही हैं जो पहले किसने कहे थे, होब्स ने। बस किया क्या है उसने, मीठी भाषा में लिखा है उसको, आदमी का स्वभाव, जो बातें नेगेटिव थी उसने उनको क्या कर दिया है, पॉजिटिव और अच्छी लगने वाली कर दिया, बाकी है वो का वही। तो लियो स्ट्रॉस और रॉबर्ट कॉक्स जैसे लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न होब्सवादी। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि लियो स्ट्रॉस और रॉबर्ट कॉक्स को क्या कह के गए हैं, या किस विचार के लिए ये कहा जाता है कि वो प्रच्छन्न होब्सवादी है, जो उन्हें लॉक के लिए कहा जाता है। सीधा ही आ जाए, प्रच्छन्न होता है झूठा होब्सवादी, या जिसके जो दिखाई देता है वो होता नहीं, उसको क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बोलते हैं। तो इसको प्रच्छन्न होब्सवादी या झूठा होब्सवादी कहा जाता है, या छुपा हुआ होब्सवादी कह दो, ऐसा होब्सवादी है। अब आया कि ये टू ट्रीटीज ये लिखी किस लिए गई थी, तो इसके ऊपर बहस खड़ी हो गई। कुछ विचारक ये कह रहे हैं कि ये लिखी गई थी गौरवपूर्ण क्रांति है उसके औचित्य को सिद्ध करने के लिए लिखी गई थी, कि गौरवपूर्ण क्रांति सही है, राजा गलत होता है, राजतंत्र गलत होता है, इसलिए सीमित राजतंत्र होना चाहिए, संसद ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इन सब चीजों को सही साबित करने के लिए लिखी गई थी। तो अगला विवाद वो खड़ा करते कि क्या ये ऐसी है क्या। तो दो प्रकार के विचारक हैं। कुछ विचारक ये कह रहे हैं कि टू ट्रीटीज किसका समर्थन में लिखी गई है, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थन में, उसके औचित्य को सिद्ध करने के लिए, और विग्स के समर्थन में, विग्स का प्रचार करने के लिए लिखी गई है। ऐसे विचारकों में एक विचारक है बर्ट्रैंड रसेल। ऐसी बातें कौन मानता है, लोस्की मानता है। ऐसी बातें आपने एक समतावादी पढ़ा, कौन सा, टोनी है। ये सारे लोग वो हैं जो किसको मानते हैं कि ये किसके लिए लिखी गई है, गौरवपूर्ण क्रांति के लिए। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसका नाम है पीटर लोसलेट। तो वो तो ये तो आप नाम भले ही याद मत करो, अपन याद किसको कर लो, पीटर लोसलेट को। पीटर लोसलेट आगे भी पढ़ेंगे, एक दो जगह और आएगा ये। जब अपन राजनीतिक सिद्धांतों का उत्थान और पतन करेंगे ना, तब कौन आएगा, पीटर लोसलेट। ये यूएस का विद्वान है। ये बोला कि मेरी रिसर्च ये कह रही है कि जो टू ट्रीटीज थी ना, ये छपी तो कब थी, 1690 में, लेकिन इसे 10 साल पहले लिखी गई थी। तो ये लगभग 1600 और कब लिखी गई थी, 80 में। जब कोई पुस्तक 1680 में लिखी जा रही है, तो वो 8 साल बाद होने वाली घटनाओं को उचित कैसे बता सकती है। तो कुल मिला के ये लिखी तो वाकई में पहली गई थी, लेकिन सारी चीजें वो उससे मैच खा गई, और कुछ आइडिया भी लग जाता है कि क्रांति तो होगी कभी ना कभी, क्यों जिस हिसाब से विग्स की शक्ति बढ़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि राजा को आज नहीं तो 10-20 साल बाद अपनी जनता से दबना ही पड़ेगा। तो लोग ने वाकई में लिखा तो इसी के लिए था, लेकिन ये पुस्तक पहले लिख दी थी और क्रांति बाद में थी। तो पीटर लोसलेट कहता है कि इसको औचित्य सिद्ध नहीं करती, ये तो बहुत पहले लिखी गई थी, और ये कहते हैं कि ये किस लिए लिखी गई थी, इसके औचित्य को सिद्ध करने के लिए, कि ये सही क्रांति थी, होनी चाहिए थी, अच्छी थी, इसके समर्थन में लिखी गई है। अब मुद्दा क्या था कि उसने लिखी तो ठीक, पर छपी क्यों नहीं, क्योंकि उस समय उसको डर लग रहा था, किसका, तात्कालिक राजा का। क्योंकि जैसे वो होब्स के भी तात्कालिक राजा पीछे पड़े, तो वो भी भागा था, इसको भी फिर भागना ही पड़ा था। तो इसलिए उस टाइम छपवा नहीं पाया था। ये पुस्तक तो वही थी, बस विग को सही साबित करने के लिए, विग्स का प्रचार करने के लिए लिखी गई थी, लेकिन छापी ये बाद में गई थी। तो पीटर लोसलेट कहता है कि टू ट्रीटीज है, ये गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थन में नहीं लिखी गई, उसका औचित्य सिद्ध नहीं करती, और ये क्या करें, उसका औचित्य सिद्ध करती है। तो हम सिर्फ किसको याद रखें एक बार, पीटर तो उल्टी बातें कह रहा है औरों की। उसके बाद इसने और पुस्तक लिखी, वो है कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, की आदमी समझता कैसे है। तो ये एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा के ऊपर लिखी गई है, कि आदमी के पास ज्ञान आता कहां से, तो आदमी समझ कैसे विकसित करता है। तो इसमें क्या आया हुआ है, अनुभववाद का वर्णन आया, एम्पेरिसिज्म का वर्णन किया गया इसके अंदर, अनुभववाद का।
तो ये थी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद एक किताब और लिखी थी, वो थी ईसाइयत की तर्कसंगतता। रिजेम्बलेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। ईसाई धर्म में जो तर्क संगतता आई है प्रोटेस्टेंट के बाद, उसकी वर्णन है। लेकिन साथ में इसमें एक चीज और है, इसने ना इस ईसाई धर्म में चलने वाली जो नैतिक बातें हैं उनको सही साबित करने की कोशिश की है, लेकिन साथ में इसने ये कहा है कि जबरदस्ती धर्म सुधार की जरूरत है नहीं होती, कि धर्म काय का मामला होता है, दिल से उठा हुआ मामला होता है। लेकिन उसके बावजूद वो काय की प्रशंसा करता है, ईसाइयत की प्रशंसा करता है। तो मेनली ये पुस्तकें थी। एक तो इसकी काय के ऊपर टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता, कि सब लोग अपने अंतर्मन से चीजों को माने, इसको बोलते हैं सहिष्णुता। दूसरे के धर्मों के प्रति आप क्या रहें, टॉलरेट करें, उनके भी विचारों को स्वीकार करें, खुद अपना अपना धर्म मांगे, दूसरों के परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। सहिष्णुता कैसे राज्य का निर्माण करती है बताओ? जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतरात्मा के अकॉर्डिंग स्वतंत्र होता है, ना प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से धर्म को मानता है, माने तो माने वरना नहीं, मैं उसकी इच्छा होती है। तो ऐसे राज्य को हम कौन सा राज्य बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य बोलते हैं। तो सहिष्णुता में कौन से राज्य का वर्णन है? मूलतः धर्मनिरपेक्ष राज्य का औचित्य सिद्ध किया हुआ है। फिर 2 ट्रीटीज है, इसको सेकंड ट्रीटी भी बोलते हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है और ईसाइयत की तर्कसंगतता है। ये इसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जॉन लॉक की। अब हम जॉन लॉक की सारी पुस्तकें कर रहे थे, तो हमें एक तो इसका याद रखना पड़ेगा कि लियो स्ट्रॉस और रॉबर्ट कॉक्स इसके लिए क्या कह रहे हैं। इसको प्रच्छन्न होब्सवादी कहा गया है। फिर ये देखना पड़ेगा कि पीटर लॉसलेट ने इसके बारे में क्या कहा है, फिर प्रोफेसर वाहन ने इसके लिए क्या कहा है, और इसकी पुस्तक में किसकी पुस्तक का विरोध मिलता है। तो ये पैट्रियार्का के खिलाफ है, लिखी गई है। कई बार ये पैट्रियार्का का वर्णन आ जाता है, कई बार पैट्रियार्का के लेखक का वर्णन आ जाता है। तो इन सब चीजों का आप क्या रखें, ध्यान रखें आप। तो हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? जॉन लॉक की। ये पुस्तकों की चर्चा होगी। अब जॉन लॉक ने राजनीतिक क्षेत्र में और ज्ञान के क्षेत्र में और समाज और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो भूमिकाएं निभाई हैं, उनकी चर्चा करते हैं।